इसके बाद स्टार्ट करा देना, ठीक है। सो हमारा 5th चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। पहली डेफिनेशन रिलेशनशिप है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन physical input and output of the firm under given technology। टेक्नोलॉजी सेम है, ध्यान रखना। यहाँ हम रिसोर्सेज बढ़ने कम होने, टेक्नोलॉजी कम ज़्यादा होने के बारे में बात नहीं करेंगे। पीपीसी में कर है कि प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट क्या यूज़ कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट आउटपुट क्या मिल रहा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो इनपुट है और आउटपुट है इनके दूसरे दूसरे नेम्स। जनरली इनपुट्स आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप इनपुट्स बोलो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो, बात है सेम। वो होते हैं चार: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार इनपुट्स हैं हमारे पास। इन चार चीज़ों को यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं। एज अ रिजल्ट हम फैक्टर पेमेंट्स क्या क्या देते हैं। इन चार चीज़ों के रिटर्न में जो हमारे इनपुट्स हैं, फैक्टर इनपुट्स, इनके रिटर्न में हमारी पेमेंट्स जाती हैं। लैंड के रिटर्न में रेंट, लेबर के रिटर्न में वेज, कैपिटल के रिटर्न में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर में प्रॉफिट। ओके, उसके बाद ये है तीन चीज़ें जिसके ऊपर पूरा चैप्टर चलता रहेगा: टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो सकती है बाय द फर्म with the given inputs and given technology during a specific time। एक टाइम में गिवन टेक्नोलॉजी, गिवन रिसोर्सेज, गिवन इनपुट्स को लेके जितनी टोटल प्रोडक्शन इज पॉसिबल, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, सेम जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी करा था कि जितने भी हम गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितनी भी चीज़ें हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसके रिटर्न में मिलने वाली यूटिलिटीज़ का सम इज टोटल यूटिलिटी। इसी तरीके से विद इन स्पेसिफिक टाइम टोटल जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उन सब का सम इज टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट सॉर्ट ऑफ आपका मीन हो गया, एवरेज हो गया कि जितने भी आपका टोटल प्रोडक्ट है उस पर जितने भी हमने वेरिएबल फैक्टर्स लगाए हैं उसको डिवाइड करके, पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से होते हैं। हमारे पास है चार फैक्टर्स: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को आप बोल सकते हो कि एक तरीके से फिक्स्ड है, लेबर को आप बोल सकते हो वेरिएबल है। तो फिक्स्ड जो चीज़ें हैं, जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं वो तो कभी भी चेंज नहीं होते। फिक्स्ड वेरिएबल्स हमेशा फिक्स्ड इनपुट्स हमेशा सेम रहेंगे। आप एक लैंड पर काम कर रहे हो वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। बट वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं, वेरिएबल इनपुट्स जो हैं, उनको कम या ज़्यादा करा जा सकता है। आप लेबर की क्वांटिटी बढ़ा दो, एक लैंड पर लेबर की क्वांटिटी कम कर दो, आपकी प्रोडक्शन पर इफेक्ट आ जाएगा। सो एवरेज प्रोडक्ट इज कि अगर मैं वेरिएबल फैक्टर को देखता हूँ तो एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से मेरा पर यूनिट प्रोडक्ट कितना आएगा, दैट इज एपी। फिक्स्ड आर नॉट फॉर रीसेल। सिद्धार्थ, यहाँ पर फिक्स्ड का मतलब वो नहीं है। वैसे जो आप बोल रहे हो वो करंट नॉन करंट टाइप होता है।
यहाँ पर फिक्स्ड का मतलब वो नहीं है, फिक्स्ड का मतलब कि जिसकी क्वांटिटी हम चेंज नहीं करते। फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स, अगर फिक्स्ड और वेरिएबल वर्ड के साथ फिक्स्ड आ रहा है, दैट मीन्स वेरिएबल मीन्स जिसकी क्वांटिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिक्स्ड जिस जो फिक्स्ड है क्वांटिटी में कम या ज़्यादा नहीं होता। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, एडिश जो भी टोटल प्रोडक्ट में एडिशन हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन वन वेरिएबल फैक्टर। व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज्ड, तो टोटल प्रोडक्ट में क्या एडिशन हुआ, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। इट मेजर्स एक्स्ट्रा आउटपुट पर यूनिट of input holding all other input fixed। तीनों का मतलब समझ में आ गया। टोटल प्रोडक्ट मतलब सारे के सारी प्रोडक्शन का सम। एवरेज प्रोडक्ट मतलब वेरिएबल फैक्टर से रिलेट करने पर यूनिट प्रोडक्ट कितना आया। एंड कि मतलब अगर मैं 2 लेबर्स लगाता हूँ तो पर यूनिट कितना आएगा, 5 लेबर से पर यूनिट कितना आएगा। इस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट कि अगर एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया जाए तो कितनी प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा, उसमें एडिशन क्या होगा टोटल प्रोडक्ट में। ये 3 टॉपिक्स पक्का क्लियर है ना। एवरेज, मार्जिनल, टोटल, पूरा चैप्टर इसी पे चलता रहेगा। लो, फिक्स्ड, वेरिएबल, शॉर्ट और लॉन्ग में भी डिफरेंस आ गया। फिक्स्ड फैक्टर्स अभी हमने डिस्क्राइब करे, वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते, विच डू नॉट चेंज with a change in production and are constant during the short run। कांस्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट रन। अभी शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में बातें करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट रिपीट कर दो। अच्छा, मार्जिनल करता हूँ, फिलहाल पहले ये पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, मशीनरी वगैरह तो दिख गया। कोई एक एग्जांपल आप लोग बताओ फिक्स फैक्टर का। हेडक्वार्टर्स, फिक्स फैक्टर्स वो चीज़ें हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन कम करो ज़्यादा करो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए एक शॉप परचेज करी, उस शॉप का रेंट मान लो 20,000 रुपीज़ है। अब आप चाहे वहाँ पर काम करो चाहे मत करो, चाहे छुट्टी लेके बाहर चले जाओ, वो रेंट तो जाएगा ही जाएगा। वो रेंट जो जाएगा दैट इज ऑन लैंड, दैट इज ऑन लैंड। तो जो आपका लैंड है उस पर आने वाला रेंट इज फिक्स्ड वेरिएबल। उस केस में आपका लैंड फिक्स्ड वेरिएबल फिक्स्ड कंपोनेंट बन जाएगा। अगर लैंड आपकी खुद की है, उस पर रेंट नहीं देना आपको, वहाँ पर उसका कंसेप्ट चला जाएगा बीच में से। इस तरीके से आप ये सारे के सारे एग्जांपल्स, सिद्धार्थ फार्म भी तो लैंड में ही आ गया। अच्छा, ये जो लाइन है इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स टर्न टू वेरिएबल फैक्टर्स, इसका क्या मतलब निकला। चलो इस लाइन पर बाद में आते हैं, पहले लॉन्ग रन पढ़ लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब वो सारे फैक्टर्स जो चेंज होते रहते हैं विद चेंजेस विद द चेंज इन प्रोडक्शन एंड चेंजेस इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। इन लॉन्ग रन ओनली वेरिएबल फैक्टर्स एग्जिस्ट। वही सारी चीज़ें हैं जैसे वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, रॉ मटेरियल एट्सेट्रा। चेंज हो जाते हैं फैक्टर्स। मान लो आप किसी ट्रिप पर गए, आपने एक कार रेंट पर ले ली। अब उस कार का जो रेंट है वो तो है ही है, आप चाहे उसको खड़ा करके रखो कहीं पर, घूमो फिरो कहीं कुछ भी करो,
तो दैट कार इज फिक्स्ड कंपोनेंट, बट उसमें लगने वाला लेट से पेट्रोल, आप अगर उस पर ट्रैवल करोगे तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। पेट्रोल खड़ी करके रखोगे कहीं पर कि आपने एक जगह गए वहाँ पर बस स्टे कर रहे हो एंड 5 दिन बाद वापस आए, तो आपका पेट्रोल कम लगेगा। तो दैट एक्सपेंस ऑन पेट्रोलियम इज वेरिएबल फैक्टर कि आप उसको कितना यूज़ कर रहे हो। सैलरी एंड वेज सेम होता है सिद्धार्थ, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सैलरी इज फॉर एम्प्लॉयज, वेजेस इज फॉर वर्कर्स। सिर्फ टर्म का डिफरेंस है कि हम अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं, मतलब सेम है दोनों का। शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड का मतलब इट इज़ अ पीरियड व्हेन सम ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड, जब कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। When factors can change and other factors cannot change during this period of time, period is generally less than 1 year, generally एक साल से छोटा। Long period is the factor when all the factors can change with the change in production, all the factors are variable during the period, fixed factors do not exist, it ranges from 2 or more years। इन बातों का क्रक्स ये निकला, हाँ ये टॉपिक्स आपने अकाउंट्स में ही पढ़े थे, इन चीज़ों का क्रक्स ये निकला कि शॉर्ट रन मतलब जब हम कुछ काम कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को देख रहे हैं फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मान लो आप जैसे अभी दिल्ली में हो, आप दिल्ली से गए, दिल्ली से गए लेट से केरला, दिल्ली से केरला गए फॉर वेकेशन पर्पस, घूमने फिरने थोड़े दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए चले गए। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर कहीं पर भी रुक जाओगे, होटल वगैरह देखोगे, कुछ और देखोगे, किसी फ्रेंड के घर है रिलेटिव के घर है तो वहाँ पर अपना एकोमोडेशन देखोगे, कहीं ना कहीं तो रहोगे। जब आप जा रहे हो शॉर्टर पीरियड के लिए तो क्या आपको इतना फ़र्क पड़ेगा कि आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रुको, होटल में रुको, कहीं और रुको, आपको रेंट पे करना पड़े कहीं रुकने के लिए, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहे हो, मान लो आप 5-7 साल के लिए जा रहे हो या वहाँ पर परमानेंट रहने के लिए जा रहे हो, तो आप क्या वो चीज़ सोचोगे कि वहाँ पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा रहने के लिए। हम ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होटल में या फिर किसी रिलेटिव के घर, फ्रेंड के घर नहीं रुक सकते। दैट इज़ शॉर्टर पीरियड लॉन्गर पीरियड, कि जब हम शॉर्ट पीरियड के लिए सोचते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे लिए फिक्स्ड फैक्टर्स बनती हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ खाने पीने पर और घूमने फिरने पर जो एक्सपेंस होगा दैट इज़ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि वो होगा ही होगा। मैं कम घूमने जाऊँगा कम होगा, ज़्यादा घूमने जाऊँगा ज़्यादा होगा। फिक्स फैक्टर जो होगा ही होगा, यहाँ से वहाँ तक जाने की कॉस्ट मान लो एक तरीके से, होगा ही होगा। लॉन्ग पीरियड की मतलब कि वहाँ मैं जा रहा हूँ एंड वहाँ पर सारी चीज़ें एक तरीके से मेरे पास वेरिएबल है, मेरे पास कुछ भी फिक्स नहीं है। आप इस वाले एग्जांपल की जगह बिजनेस का एग्जांपल ले लो। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, एक शॉप ली मैंने, धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। अभी मैंने एक शॉप ली, मैं छोटे टाइम के लिए सोच रहा हूँ, लेट से मैंने 1 साल के लिए काम करना है। 1 साल बाद मैं सोच रहा हूँ 1 साल बाद तो मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, मैं फ़ौरन चला जाऊँगा वहाँ पर कोई जॉब करूँगा। 1 साल के लिए कुछ छोटा मोटा काम करना है, मैंने एक शॉप ले ली। अब 1 साल के लिए मैं उसको इतना ज़्यादा एक्सपैंड करने का तो नहीं सोचूंगा कि मैं 2-3 शॉप्स खोल लूँ एंड अपना बिजनेस अच्छे से एक्सपैंड कर लूँ। तो वो मेरे लिए एक तरीके से फिक्स्ड कंपोनेंट बन गया। लॉन्ग पीरियड के लिए अगर मैं देखता हूँ तो मैं उसको ग्रो करने का सोचूंगा, मैं एक शॉप से 2 शॉप, 3 शॉप, 4 शॉप, ब्रांचेस खोलने का सोचूंगा। तो वो जो लैंड वाली चीज़ है वो फिक्स नहीं रहेगी, वो और बढ़ती चली जाएगी। तो वहाँ पर वो जो लैंड है वो भी मेरा वेरिएबल फैक्टर बन गया। तो मेन चीज़ इज़ कि जब हम लॉन्ग पीरियड के बारे में बात करते हैं तो कुछ भी फिक्स्ड फैक्टर्स नहीं बचते, सब कुछ आपका वेरिएबल बन जाता है।
जब शॉर्ट पीरियड के बारे में बात करते हैं तो कुछ फिक्स्ड कंपोनेंट होता है, कुछ वेरिएबल कंपोनेंट होता है। यही चीज़ आपकी फिक्स्ड फैक्टर्स में लिखी थी कि लॉन्ग रन के अंदर जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो भी वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं। मतलब चारों में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें लिखी थी कि अगर मैं शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। जब मैं लॉन्ग रन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ही कंपोनेंट है, वेरिएबल। और जो वेरिएबल कंपोनेंट है, वेरिएबल जो है दैट चेंजेस, और जो फिक्स्ड कंपोनेंट है दैट रिमेन्स सेम। Variable factors changes with the production level and fixed factors remains same। ये चारों चीजें समझ में आ गई। जनरली हम एक साल से छोटे को शॉर्ट बोल देते हैं और उससे बड़े को लॉन्ग बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद लॉज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा देता हूँ। जब हम शॉर्ट रन में बात करते हैं तो हमारे कुछ फैक्टर्स रहते हैं फिक्स्ड, कुछ रहते हैं वेरिएबल। तो जो हमारा रिटर्न टू फैक्टर है, मतलब कि जो हमने इनपुट्स लगाए उसके थ्रू जो हमको रिटर्न्स मिलेंगे। रिटर्न टू फैक्टर का मतलब हमारे इनपुट्स के थ्रू जो हमको रिटर्न मिल रहा है वो दो तरीके से ऑपरेट करता है, शॉर्ट रन में अलग, लॉन्ग रन में अलग। शॉर्ट रन के अंदर हम उसको एज अ वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, और लॉन्ग रन के अंदर हम उसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। नाम है उसका रिटर्न्स टू स्केल। और ये वाला टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है कि लॉन्ग रन के अंदर हमको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एंड बाकी सब कुछ। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्जिनल प्रोडक्ट इज कि टोटल प्रोडक्ट तो होता है कि हमारे फिक्स्ड कंपोनेंट, वेरिएबल कंपोनेंट सबको मिला के जो भी प्रोडक्शन हुई दैट इज टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज कि मेरा एक काम चल रहा है, फिक्स जो कंपोनेंट है वो तो है ही है, उसके बाद जब मैं वेरिएबल कंपोनेंट को इंक्रीज करता हूँ, एक वेरिएबल कंपोनेंट बढ़ाया तो उसके थ्रू इंक्रीज होने वाला प्रोडक्शन। मेरे यहाँ पर 10 लेबर काम कर रही हैं एंड दे प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। जब मैं 11th लेबर को अपने यहाँ पर रखूँगा तो मेरी प्रोडक्शन हो गई 110। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज 10 यूनिट्स की उस एक वेरिएबल कंपोनेंट की वजह से मेरे पास 10 यूनिट्स का एडिशन हुआ। जो उस बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, रेंट जा रहा है, वो फिक्स कंपोनेंट्स वो तो लग ही रहा है। 10 लोगों में भी उतना ही लगेगा, 11 लोगों में भी उतना ही लगेगा, बट उस एक वेरिएबल कंपोनेंट में इंक्रीज आने की वजह से एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर? सो ये रिटर्न्स टू स्केल, संगिनी क्लियर है ना? सो ये रिटर्न्स टू स्केल वाला टॉपिक हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो ध्यान रखना कहीं पर अगर रिटर्न्स टू स्केल आता है या कोई टॉपिक अगर होता है दैट बिलोंग्स टू लॉन्ग रन। हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हम उसको बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन। सिद्धार्थ, किस चीज़ का ग्राफ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है इफ, सिलेबस में ग्राफ नहीं है, किस चीज़ का सिद्धार्थ?
इफ मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जाएंगे, सिद्धार्थ टॉपिक ही नहीं है। लॉन्ग रन में उस चीज को रिटर्न्स टू स्केल से बोला जाता है, ये टॉपिक ही कोर्स में नहीं है, ग्राफ नहीं, टॉपिक। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते रहेंगे with the fixed factors, the total product increases at increasing rate in the beginning, उसके बाद इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट पर, उसके बाद फाइनली इट स्टार्ट्स फॉलिंग। मतलब कि 3 फेज में डिवाइड हो गया। ये रहा पहला फेज, ये रहा दूसरा फेज, और ये रहा तीसरा फेज। पहला, दूसरा, और ये वाला है थर्ड फेज। फर्स्ट फेज के अंदर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्ट, इस टाइप की जो शेप होती है इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट से, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट का मतलब इस तरीके से, डिक्रीजिंग रेट का मतलब इस तरीके से, जो ये वाला बीच में आया है। और थर्ड में वो नहीं 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 नहीं, ये क्या करा मैंने, सॉरी, यहाँ तक ये फर्स्ट था, मैंने इन लाइंस को देख लिया गलती से, इरेज हो सकता है ये। ये है आपका पूरा का पूरा फर्स्ट फेज यहाँ तक। हाँ संगिनी कर रहा हूँ, मेरे से भी गलती हो गया था बोलते हुए। ये वाला है सेकंड फेज, मैंने जो साइड में बनाया है ये ठीक है, और ये लास्ट का है थर्ड फेज। इन डॉटेड लाइंस पर मत जाना, यहाँ पर दो ग्राफ्स को रिलेट करा हुआ है, इस वजह से डॉटेड लाइंस है। फर्स्ट फेज के अंदर वो इंक्रीजिंग रेट से जा रहा है, ये वाली शेप, जो ये वाली शेप होती है दैट इज इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना। आगे अगर इंक्रीज कर रहा है थोड़ा इस तरीके से, इस तरीके से, दैट इज डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो कर रहा है बट इंक्रीमेंट कम कम है, और उसके बाद फाइनली इट स्टार्ट्स फॉलिंग। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, there are three phases: increasing returns to factor, diminishing returns to factor, negative returns to factor। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब डिक्रीजिंग या फॉलिंग। क्लियर? ये नीचे वाला ग्राफ जो है इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्या है। ये ऊपर वाला ग्राफ था टोटल प्रोडक्ट का, और नीचे वाला है एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ये ग्राफ हम बाद में करेंगे कवर। पहले देखते हैं assumptions। Technique of production does not change. Different quantities of one factor can be combined with fixed factors। मतलब कि वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकते हैं, फिक्स्ड विल बी सेम। ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। हम जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करेंगे उन सब, वो सब इक्वली एफिशिएंट होंगे। जैसे पीपीसी में हम बोलते हैं कि दो प्रोडक्ट्स जो है उसमें रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन द प्रोडक्शन ऑफ द
गुड्स, बट यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट हैं। फोर्थ, इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑन आउटपुट कैन बी एस्टिमेटेड करेक्टली। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसके एस्टिमेट्स को हम बता पाए। ऐसा नहीं कि हमने बोला कि एक लेबर बढ़ाया तो बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा कितना बढ़ेगा वो भी एस्टिमेट कर पाए। फिफ्थ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, इनपुट्स हैं, वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं होने चाहिए। देयर इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑपरेशंस, वेरिएबल प्रोपोर्शन का केस है तो शॉर्टर पीरियड ही होगा, लॉन्ग रन नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। सेवेंथ, लॉ ऑपरेट्स इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन। एजम्पशंस क्लियर सबको? ये एजम्पशंस तो एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे। आगे चलें या किसी को कुछ डाउट इसमें? हमने दो टॉपिक्स कवर करे, एक टोटल प्रोडक्ट पढ़ा है, एक एजम्पशंस पढ़ी है। यहाँ पर ऑपरेशंस क्या है? मतलब कि कहीं पर भी जो प्रोडक्शन वगैरह हो रही है इसी में, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी इन जनरल इसको लगा दो। जहाँ पर ये चार फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड वो फिक्स्ड चीज़ें फिक्स्ड ही हैं, वेरिएबल कंपोनेंट्स अलग हैं, वहाँ पर टोटल प्रोडक्ट एंड एजम्पशंस में कुछ डाउट्स? नहीं? इसका स्केड्यूल, स्केड्यूल से थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। यहाँ तक है फेज वन, यहाँ तक इतनी क्वांटिटी है फेज वन की, इतनी क्वांटिटी है फेज टू की, और ये लास्ट वाली क्वांटिटी है फेज थ्री। ना, देखो लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, हर यूनिट पर सेम है, वन 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 वन, चेंजेस नहीं हो रहे, फिक्स्ड फैक्टर्स है। लेबर वेरिएबल फैक्टर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चेंज होते जा रहे हैं। विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो फर्स्ट पर तो कैन नॉट बी डिफाइंड, जब जीरो वेरिएबल फैक्टर है कुछ भी मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं होगा। उसके बाद 2 4 6 यहाँ तक तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करा, उसके बाद यहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, उसके बाद वो डिक्रीज हुआ, और आफ्टर ज़ीरो वो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर तो था पॉजिटिव, यहाँ पर भी था पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया नेगेटिव। ठीक है, मतलब फेज वन में मार्जिनल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीज करता है, पॉजिटिव होता है। फेज टू में जब आता है तब भी पॉजिटिव रहता है बट तब डिक्रीज कर रहा होता है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट थर्ड फेज में पहुंचता है वहां पर वो फॉल कर रहा होता है और नेगेटिव पहुंच जाता है। एवरेज प्रोडक्ट फर्स्ट फेज के अंदर पॉजिटिव, सेकंड फेज के अंदर पॉजिटिव, थर्ड फेज के अंदर पॉजिटिव। अभी एपी का क्या रिलेशन है? कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या रिलेशन है? हम वैसे तो नीचे पढ़ेंगे बट क्या किसी को समझ में आ रहा है कि क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन नहीं,
चलो बाद में देखेंगे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। खैर यहाँ पर फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 छोड़ के इस तरीके से हो जाता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तब तक मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू एपी से बड़ी है, और नीचे वाले केसेस में जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तब हमारा एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगी। बस ये रिलेशन है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होगा तब वो एपी से बड़ा होगा, जब एमपी डिक्रीज कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, तब हमारा एपी की वैल्यू बड़ी होगी एमपी से। ठीक है, नीचे देखेंगे। स्टेज 1, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। ये है फेज नंबर 1। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। इस फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज कर रहा होता है एंड पॉजिटिव होता है। इन द इनिशियल फेज फिक्स्ड फैक्टर्स are not fully utilized and variable factors keeps on adding with the free fixed factors, so efficiency increases at a very fast rate, and both TP and MP starts increasing. In this stage, TP increases at increasing rate, making a convex shape curve, and MP increase. इनिशियल फेज के अंदर हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो एक तरीके से इनएफिशिएंटली यूटिलाइज हैं, तो हम जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स उसमें लगाते हैं वो सारा का सारा अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक शॉप के अंदर, बहुत बड़ी शॉप है, या मान लो आप मॉल में गए, मॉल के अंदर 10 आउटलेट्स खुले हुए हैं अलग अलग, और कोई भी इंसान काम नहीं कर रहा फिलहाल के लिए। इनिशियल फेज है बिल्कुल, अभी फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा। आप 5 लोग लगाओगे, 10 लोग लगाओगे, 12 लोग लगाओगे, वो सारा का सारा एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे काम को। तो हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारा आउटपुट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एक बंदा लगाया, वो जितना काम कर सकता है कर रहा है फुल एफिशिएंटली। 2 बंदे लगाए, और एफिशिएंटली काम करेंगे, 3 बंदे और एफिशिएंटली। बट मान लो 10 आउटलेट्स पे 20 लोग काम करें तो वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। तो जब तक वो 20 लेबर्स नहीं लग जाते वहाँ पर, तब तक तो वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो 20 लोगों तक बहुत अच्छे से काम करेगा। और 20 लोगों के बाद जैसे जैसे आप उसमें लोग बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, बट थोड़ा सा धीरे रेट हो जाएगा उसका, क्योंकि उतना काम नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था। कोई कुछ लोग खाली बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ छुट्टी कर लेंगे। इस तरीके से इंक्रीज तो होगा बट उतना इंक्रीज नहीं होगा, और एक लेवल पर आके वो सिचुएशन को और ज़्यादा डिटेरियोरेट कर देंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट, सिद्धार्थ, अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ केस नहीं है, लोग तो काम कर ही रहे हैं। जो मैंने 20 का एग्जांपल दिया, 20 के आगे वाली सिचुएशन फेज़ 2 फेज़ 3 में आएगी। फिलहाल हमारा मतलब है कि एक जगह पर कुछ भी काम नहीं हो रहा, तो हम जितना भी लेबर डालेंगे उतना एकदम से सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा। रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रीजंस, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स among different combinations of factors of production. This is always a best combination which gives maximum production with the given resources.
ऑब्वियसली काम बहुत तेज़ी से होगा तो अच्छा ही लगेगा। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, हमारे फिक्स फैक्टर्स फुली यूटिलाइज हो पा रहे हैं। Specialization, when work is divided among variable factors, then everyone got the specific work to perform. So with repeated same work, benefits of specialization are derived. So MP goes on rising till it achieves maximum production within given inputs. Volume discounts, as production increases rapidly due to purchase of bulk raw material, the benefits of volume discount is taken. This further helps increasing output, and इंक्रीजिंग आउटपुट की वजह से डिक्रीजिंग कॉस्ट। ये चार पॉइंट्स, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, फुल यूटिलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्काउंट्स, ये चार पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं होते तो बताओ। बेस्ट यूटिलाइजेशन, बेस्ट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का मतलब कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, हम ऑपरेट करना चाहेंगे उस फेज में। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब कि हमारे जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे फिक्स फैक्टर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अराइजेज बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर्स लिमिट द एक्सटेंट टू विच आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड। स्पेशलाइजेशन, जो काम है वो डिवाइड हो जाएगा थोड़े से ही वेरिएबल फैक्टर्स में, तो हर बंदा अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली काम कर सकता है। फोर्थ, वॉल्यूम डिस्काउंट्स, जब हम काम बढ़ाएंगे, सारा का सारा काम यूटिलाइजेशन हो रहा है, हम बल्क में सामान खरीदेंगे एंड बल्क की वजह से हमें डिक्रीजिंग कॉस्ट पड़ेगी, वॉल्यूम डिस्काउंट ले सकते हैं एंड बाकी सब। बताओ ये चार पॉइंट्स, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, फुल यूटिलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, वॉल्यूम डिस्काउंट्स। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नॉट क्लियर। संगीनी, आप समझो। आप फोन पर कुछ काम कर रहे हो, फ़ोन पर अगर आप 5-6 घंटे काम करते हो तो आपका फ़ोन आराम से सही चलता है। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक टाइम से ज़्यादा अगर आप बहुत हैवी काम करने लगो फ़ोन पर, बहुत ज़्यादा फुल उसको ऑन करके रख रहे हो, काम करे जा रहे हो या सॉफ्टवेयर डाल रहे हो उसमें हैवी हैवी, तो वो थोड़ा हैंग करने लगता है, बैटरी जल्दी खाने लगता है। तो अगर आप 5-6 घंटे काम कर रहे हो वो अच्छे से काम करेगा, फुल उसका अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। बट आपने उसमें 5-6 सॉफ्टवेयर डाल लिए, उसको एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, बट क्या आप प्रेफर क्या करोगे, पहले वाली कंडीशन या दूसरी वाली कंडीशन? इसमें भी आई गेस आपको समझ में नहीं आया होगा। दूसरी चीज़ बताता हूँ। हम्म, मान लो आपको एक, नहीं छोड़ो, वो एग्जांपल छोड़ो, आपको एक असाइनमेंट पूरा करना है, आपको एक असाइनमेंट पूरा करना है 100 पेजेस का, 100 पेजेस का असाइनमेंट लिखना है। आप अगर 2 घंटे बैठते हो, 2 घंटे में 2 पेज लिख पाते हो, मतलब 1 आवर की आपकी आउटपुट आता है 1 पेज का।
1 घंटे बैठते हो, एक पेज लिख पाते हो, और आपको 100 पेजेस का एक असाइनमेंट पूरा करना है। आपके पास दो रास्ते, डेली आप 4 4 घंटे बैठो और 25 डेज में काम कंप्लीट कर लो असाइनमेंट। दूसरा, आप बोलते हो कि मैं डेली तो काम नहीं कर सकती, बट मैं एक साथ लग के काम कर लूँगी। आप बैठे डेली 10 10 घंटे और 10 दिन में काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आपने एक ही दिन में 10 घंटे काम करा, तो हो सकता है कि 10 घंटे काम करने के बाद आप उतना अच्छा आउटपुट ना निकाल पाओ। आप 3 घंटे पेपर देने बैठते हो, लास्ट में आंसर्स आपने देखा होगा कि आपकी राइटिंग खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, माइंड पजल अप होना स्टार्ट हो जाता है, गलतियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको क्यों बोला जाता है कि जो आता है पहले वो कर लो? क्योंकि आपका फ्रेश माइंड होता है, आप अच्छे से कर पाते हो। आप एक ही दिन में 10 घंटे काम करोगे, तो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग के आवर्स होंगे 2 3 4 घंटे वाले, उसमें आपका आउटपुट का लेवल एंड 10th आवर में आपका आउटपुट का लेवल में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अगर आप डेली 4 घंटे काम करते हो, तो आपने वो जो आपका स्पैन था 25 डेज का, आपने उस पूरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करा, अच्छे से काम कंप्लीट करा, और आपका जो एफिशिएंसी है 4 घंटे में आने वाला काम, वो भी अच्छे से हो जाएगा। बट आपने बोला कि स्टार्टिंग के 15 दिन तो मैं मज़े करूँगा एंड लास्ट के 10 दिन काम कर लूँगा। लास्ट के 10 दिन में हो सकता है कि आपने जब काम करना स्टार्ट करा, 10 घंटे में वो जो 1 घंटे वाली एवरेज थी वो ख़राब हो गई, आपके हाथ में दर्द हो गया, आपका जो काम है वो उतना अच्छा नहीं हो पाया, एंड टाइम पे मे बी आपको कुछ और दिक्कत आ गई। मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। मेन थिंग इज़ कि जब हम फिक्स फैक्टर्स को एक लिमिट तक यूज़ करते हैं, उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तक, मतलब कि जितना उसको करना चाहिए, आप अपने हाथ से 5 घंटे तक अगर काम करते हो तो अच्छा काम करते हो, उसके बाद आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप 5 घंटे तक काम करोगे, दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, कि आप अपने फिक्स्ड फैक्टर्स, अपने हैंड का सही यूज़ कर रहे हो, जितना वो काम कर सकता है उतना ही उसको यूज़ में ला रहे हो। बट जब आप उसको उसके यूज़ से ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे काम करना, 10 घंटे में यूज़ में लाने लगोगे, 5 घंटे हाथ से लिख सकते हो और 10 घंटे यूज़ करने लगोगे, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऑब्वियसली आपका काम हो रहा है, 10 घंटे में काम तो हो रहा है, एडिशन तो हो रहा है, आपका असाइनमेंट पूरा हो रहा है, बट उतना एफिशिएंटली, इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो अब ये बताओ, आप कौन सा फेज सिलेक्ट करोगे? सिद्धार्थ आपने बोला और हर्ष आपने भी सेकंड फेज बोला। फर्स्ट फेज या सेकंड फेज? एक बिजनेस फर्स्ट फेज में रन करना ज़्यादा प्रेफर करेगा या सेकंड फेज में? फर्स्ट फेज में, जब वो अपने फिक्स फैक्टर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है, वो वाला फेज। सेकंड फेज का मतलब कि इंक्रीमेंट तो हो रहा है, बट हम उस अपने फिक्स फैक्टर्स को, उस मशीनरी को, उस लैंड को बस घिस रहे हैं काम पूरा करने के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेज, टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है बट ज़बरदस्ती खींचने की वजह से इंक्रीज हो रहा है। If we keep on employing more of variable factors with other fixed inputs, eventually a point will be reached after which resulting additional output जो MP है that starts falling, and TP under this stage increase करेगा but बहुत कम। दोनों में डिफरेंस, एक एग्जांपल एक और दे देता हूँ। जो फर्स्ट फेज था उसमें अ,
उसमें मान लो आपने कुछ काम करना स्टार्ट करा, आपने एक लेबर डाली अपने बिजनेस में, उसने आपको 10 यूनिट बना के दी। आपने सेकंड लेबर डाली, आपको 25 यूनिट्स मिली, 10 + 15 25। फिर आपने थर्ड लेबर डाली, पहले 15 का गैप था, अब 20 का गैप हो गया। फिर आपने फोर्थ लेबर डाली, वो 20 का गैप इंक्रीज होके 25 का गैप हो गया। मतलब कि आपका जो एडिशनल आउटपुट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है, एडिशनल आउटपुट बढ़ता जा रहा है। बट सेकंड फेज के अंदर हमारा जो एडिशनल आउटपुट है वो कम होता जा रहा है। तो टोटल आउटपुट इंक्रीज तो करेगा बट वो कम होता चला जाएगा। मतलब कि फिफ्थ लेबर के बाद हम फिफ्थ लेबर पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर हैं, बट फिफ्थ के बाद जैसे मैंने सिक्स्थ लेबर डाली तो इंक्रीज तो हुआ बट कम। जो मेरा 20 का गैप हो रहा था वो मेरा 10 का गैप रह गया, बहुत कम इंक्रीज हुआ। तो टोटल प्रोडक्ट भी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत कम उसमें रेट आएगा। ठीक है, ऊपर वाला शेड्यूल देखो देखो, हमारा फेज वन जो है वहां पर इंक्रीजिंग रेट था, मार्जिनल प्रोडक्ट 2 4 6 इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 1 करा, उसके बाद 0 पर आया हूँ। तो ऑब्वियसली हम फेज़ वन में ऑपरेट करना प्रेफर करेंगे कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता रहे, वो डिक्रीजिंग रेट पर ना आए। क्योंकि जैसे ही वो डिक्रीजिंग रेट पर आता है तो काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं, एक डर रहता है मन के अंदर कि वो शट डाउन पर ना आ जाए, वो ऐसी सिचुएशन पर ना आ जाए जहाँ पर हमको बिजनेस बंद करना पड़े। ओके, और रैशनल फर्म विल ऑल अच्छा, rational firm will always try to operate in the second phase of law. This firm not stays in the first phase because it is moving towards achieving of an ideal combination of factors. अब जो मैं इतनी देर से फर्स्ट फेज बोल रहा था, अब ये बताओ, अब ये सेकंड फेज आ गया। बीच में आप लोगों ने सेकंड फेज लिखा था, वो आप लोगों ने पढ़ के लिखा था, अपने आप लिखा था, पता नहीं नेगेटिव कैसे होता है। सिद्धार्थ बता दो नेगेटिव कैसे होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कि सेकंड फेज ऑफ लॉ में बिजनेस ऑपरेट करना प्रेफर करेगा। वाई दिस कन्फ्लिक्ट कि फर्स्ट फेज में क्यों नहीं? मैंने आपको इतनी देर से फर्स्ट फेज के बेनिफिट्स बताए, क्या रीज़न है कि वो फर्स्ट फेज में ऑपरेट नहीं करेगा? बताओ। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने सेकंड फेज बोल दिया। मैंने सेकंड फेज को रॉन्ग बता के आपको फर्स्ट फेज के बेनिफिट्स बताए बहुत सारे, एंड आप सब एग्री कर गए कि वो हम फर्स्ट फेज में ऑपरेट करेंगे। बट अब जब एक्चुअल टॉपिक आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बिजनेस सेकंड फेज में ऑपरेट करना प्रेफर करेगा, फर्स्ट में नहीं, थर्ड में नहीं। तो अब ये बताओ कि क्या दिक्कत है फर्स्ट फेज के अंदर? सिद्धार्थ ने बोला बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम प्रोडक्शन, लेस रिलेटिव प्रॉफिट बट मोर टोटल। सिद्धार्थ इसका क्या मतलब हुआ? हर्ष सर वैसे सॉफ्टवेयर में है। मेरे को दिक्कत बताओ, मैंने आप लोगों को एग्री करवाया कि फर्स्ट फेज में बिजनेस ऑपरेट करेगा, मैंने उसके बेनिफिट्स बताए, बट वो सेकंड में करेगा ऐसा लिखा हुआ है, रीजंस। मैक्सिमम आउटपुट, ओके, एक पॉइंट बोल सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट। और
फॉर एग्जांपल किसी का बहुत यूज़ है मोबाइल का तो वो ज़्यादा ऐप्स यूज़ करेगा। अच्छा, हर्ष ये एग्जांपल कैसे रिलेट हुआ? हर्षी और संगिनी आप भी बता दो। मैंने आप लोगों को बेनिफिट्स बताए फर्स्ट फेज के, उसमें क्या दिक्कतें हैं, हम क्यों फर्स्ट फेज में ऑपरेट नहीं करेंगे? नहीं पता। अच्छा, तो आपने मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि आप बिजनेस को फर्स्ट फेज में ऑपरेट करोगे। मैंने आपको फर्स्ट फेज के लिए बोला, आप फर्स्ट फेज में ऑपरेट करोगे, आपने मान लिया। सिद्धार्थ, फर्स्ट इज नॉट फुल एंड एफिशिएंटली यूज्ड। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ये आई मीन कि आई एम कंफ्यूज। ठीक है, संगिनी आप रह गए, आप भी बता दो कुछ। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। ठीक है, इस वाले पॉइंट को फिर मैं रजिस्टर पर समझा देता हूँ। फिलहाल हम फेज थ्री एक बार देख लेते हैं। समझाता हूँ फेज वन, फेज टू, फेज थ्री में डिफरेंस, एंड जो मैंने आपको असाइनमेंट वाला एग्जांपल दिया था उसमें बीच में कहाँ पर दिक्कत थी जो आप लोग पकड़ नहीं पाए। Reasons: use beyond optimum capacity. Second, imperfect substitution of factors. Third, fall in quantity of fixed input. पहला है, हमने अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से ज़्यादा उसको यूज़ करा। After reaching optimum combination of variable and fixed, efficiency starts declining when more units of variable factor are employed. As a result, MP starts falling. Second, imperfect substitution of factors. Imperfect substitution. Up to a certain limit, factors of production can be substituted for one another. Instead of employing more of fixed factors for increasing the production, more and more variable factors are employed in place of fixed factors. The factors become imperfect substitute leading to diminishing returns. इस चीज़ का मतलब है कि जब हम एक ही चीज़ को बार बार डालते जा रहे हैं, फिर वेरिएबल फैक्टर्स को और एम्प्लॉय करते जा रहे हैं, तो एक लिमिट पर आके तो फिक्स फैक्टर्स में दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। मतलब एक लैंड पर अगर 50 लोग आ सकते हैं तो अगर हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा लोगों की तो सफोकेशन बढ़ जाएगा, लोगों के लिए स्पेस कम हो जाएगी। तो इस ये वाला फैक्टर है इसमें कि instead of employing more of fixed factors for increasing the production, more and more variable factors are employed in place of fixed. एक लिमिट तक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर वन अनदर। ठीक है। थर्ड, फॉल इन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड इनपुट। हमारा फिक्स्ड इनपुट में फॉल आना स्टार्ट हो जाता है। Per unit of variable factors inputs adds decreasing returns to total product. Proportion of fixed factors per variable factor become too small that productivity cannot be increases properly. कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट स्टार्ट्स फॉलिंग, इसका मतलब यही है, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। थर्ड स्टेज जो है उसको थोड़े बाद में देखते हैं, पहले देखो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में डिफरेंस। रजिस्टर पर आ जाओ।
वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अटक रही है। बाकियों के साथ भी दिक्कत है क्या कुछ? बाकियों के साथ भी कुछ दिक्कत है ऐसी? तो सिद्धार्थ एक बार ही आप रिफ्रेश करके देख लो। देखो, ये रहा हमारा टोटल प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स, एंड आफ्टर दैट इट फॉल्स। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो लेट से यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज करा, उसके बाद इस फेज में वो डिक्रीज कर रहा होता है, जीरो तक जाता है, और आफ्टर दैट इट बिकम्स नेगेटिव। ये बना टोटल प्रोडक्ट और ये बना मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है यहाँ तक? जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। इस केस में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है। इस केस के अंदर टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, फॉल करना स्टार्ट हो गया, और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वाला केस कुछ उस तरीके से ये है जैसे मार्जिनल यूटिलिटी का होता है कि हम अगेंस्ट यूटिलिटी थोड़ी चले जाएंगे कि हमको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट के हमने इतना ज़्यादा कर दिया कि वो सिचुएशन ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। मतलब मान लो एक फार्म है, उस फार्म पर लेट से 20 लेबर्स काम कर सकती हैं, फार्मर्स काम कर सकते हैं, एंड हमने 20 की जगह 100 फार्मर्स को वहाँ पर डाल दिया कि तुम काम करो, फार्मिंग करो। तो 100 फार्मर्स उस फार्म को ख़राब करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कंसेप्ट है कि नेगेटिव का, कि हमारा टोटल प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फेज़ वन के अंदर हम ग्रोइंग स्टेज पर हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड फेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट तो कम हो रहा है, हमारा एक वेरिएबल बढ़ाने की वजह से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बट हमारी प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर रही है। हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है। अगर आप फर्स्ट फेज में रुकते हो तो आपका बिजनेस ऑपरेट करेगा एट दिस लेवल, लेट से 10 यूनिट्स पर। अगर आप सेकंड फेज में आते हो तो आपका बिजनेस ऑपरेट करेगा 10 से 20 के लेवल पर। फर्स्ट फेज के अंदर आप इतनी प्रोडक्शन पर हो, सेकंड फेज के अंदर आप इतनी प्रोडक्शन पर हो, कहाँ पर आना प्रेफर करोगे? बेसिकली टू मैनी कुक स्पॉइल्स द ब्रॉथ, हाँ ये वाली चीज़ बोल सकते हो। थर्ड फेज अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, तभी मैंने डॉटेड बनाया है कि थर्ड फेज बाद में करेंगे। फर्स्ट और सेकंड फेज में, फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर आप फर्स्ट फेज में ऑपरेट कर रहे हो एट दिस प्रोडक्शन लेवल, सेकंड फेज के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हो एट दिस प्रोडक्शन लेवल। ऑब्वियसली हम इसमें करना प्रेफर करेंगे।
चाहे डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो गया, बट हमारी टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोला कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है एंड जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स डालो उतना कम है, वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेते हैं। तो एक चीज़ सोचो, अगर आपकी शॉप में 10 लोग आराम से काम कर सकते हैं, तो आप इस वाले फेज़ में रहने का मतलब है कि आपको 2 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर, 6 लेबर इस टाइप से डाल दिया एंड वो इजीली काम करते जा रहे हैं। बट जैसे ही आपने उस 10 लेबर से आगे बढ़े, तो आपकी प्रोडक्शन और बढ़ गई, थोड़ी सी कम हो गई। एक बंदा पहले 10 यूनिट्स बना रहा था, अब वो 8 यूनिट बनाने लगा, बट टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रही है। इस वाले फेज में मान लेते हैं कि वो हर लेबर 10-10 यूनिट बना रहा था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, टोटल 100 यूनिट्स बन रही थी। हर लेबर 10-10 यूनिट बना रहा था। हो सकता है कि विद इंक्रीज इन लेबर वो 10 से भी ज़्यादा बना ले। इस फेज़ के अंदर, सेकंड फेज़ के अंदर, जैसे ही हमने 10 यूनिट से ज़्यादा लेबर्स बढ़ाए, हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल थोड़ा सा कम हो गया। हर लेबर अब 10 की जगह 8-8 यूनिट्स बनाने लगा या 9-9 यूनिट्स बनाने लगा। तो टोटल प्रोडक्शन तो हमारा इंक्रीज कर रहा है ना। मतलब कि इस फेज़ में, फर्स्ट फेज़ के अंदर 10 लेबर हैं, 10 यूनिट्स बना रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन हुई 100 की। सेकंड फेज़ के अंदर 15 लेबर हो गई और हर बंदा 9 यूनिट्स बनाने लगा, या मान लो 8 यूनिट बनाने लगा। कितना हो गया? 1290, 120। तो चाहे प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो गई, बट आप 120 बनाना प्रेफर करोगे या 100 बनाना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली 120। तो यही वाली चीज़ है कि वहाँ पर बोला कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे तो मतलब नहीं कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हो, मुझे हर बंदे से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो ठीक है। ये 10 लोग जो काम कर रहे हैं वो 10 यूनिट्स बना रहे हैं, इससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। बट अगर मुझे अपनी प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करने हैं, तो मुझे थोड़ी सी उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल, एफिशिएंसी कम करनी पड़ेगी। और एफिशिएंसी कम होने के बाद भी मेरी टोटल प्रोडक्टिविटी इज़ वे मोर देन इनिशियल फेज। डिफरेंस समझ में आया? दूसरा, इस फेज के एंड में भी, वैसे तो हम कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, बट अगर मैं एंड भी देखूं तो भी प्रोडक्शन लेवल 10 यूनिट्स पर है। और अगर मैं सेकंड फेज में ऑपरेट कर रहा हूँ कहीं यहाँ पर, तो इसका मैक्सिमम लेवल है 20। मैं 20 पर ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं 10 से लेकर 20 में कहीं पर ऑपरेट कर सकता हूँ। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक ऐसा डर सा लगता है कि कब वो शट डाउन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऑब्वियसली अगर मेरे को लगेगा कि वो एक लेवल से इतना ज़्यादा जा रहा है कि मेरे को नुकसान होना स्टार्ट हो रहा है, मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होनी स्टार्ट हो रही है, मेरा फार्म ख़राब होना स्टार्ट हो रहा है, मैं इसी लेवल पे रुक जाऊंगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी है कि इस लेवल के आगे बढ़ते ही जाना है, कि एक इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, वो बढ़ती 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 सिर्फ बढ़ती ही जाएगी और एक लेवल पे यहाँ पर आ जाएगी। हम और वेरिएबल फैक्टर्स डालना बंद कर देंगे उसमें, तो हम यहीं पर ही रुक जाएंगे। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया असाइनमेंट वाला। मैंने आपसे 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे के बारे में बात करी। वो आपकी मर्जी है कि आप उसको 15 दिन में करो, 25 दिन में करो, 4 घंटे में एक दिन करो, एक दिन में 4 घंटे करो, एक दिन में 10 घंटे करो, वो आपकी मर्जी है। काम अच्छा है या बुरा है डजेंट मैटर। काम ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बात कहाँ आती है
कि आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हो। मान लो 5 घंटे काम कर सकते हो, 5 घंटे के बाद आप बोलो कि मेरा हाथ तो मसल स्प्रेन आ जाएगा, मेरा हाथ में आगे काम ही नहीं कर पाऊंगा। दैट इज 5 आवर्स इज दिस, कि अगर मैंने 5 घंटे से ज़्यादा काम करा तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके से मेरी प्रोडक्शन, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा टोटल प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली असाइनमेंट्स तो कम नहीं होंगे, बट इस चीज़ से उसको सेंस कर सकते हो कि मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा असाइनमेंट रह जाएगा। ये वाला लेवल लगा लो, ये हो गया 5 घंटे वाला, और ये वाला लेवल लगा लो 3 घंटे का, कि 3 घंटे तक मैं स्टार्टिंग के 3 घंटे इतने अच्छे से काम कर सकता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा पेजेस, कि मैंने हर घंटे में 2-2 पेज की एवरेज निकाल ली। 3 घंटे तक मैंने कितना काम करा, 2 पेज 2 पेज 2 पेज, टोटल 6 पेज। यहाँ पर अगर मैं 3 घंटे के बाद काम करता हूँ तो मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मैं एक घंटे में 2 पेज नहीं लिख पाऊंगा, मैं एक ही पेज लिख पाऊंगा। तो अगले 2 घंटों में मैं एक पेज 2 पेज लिख पाया। टोटल मेरा काम कितना बना, 6 और 2 8, टोटल 8 पेज। और 5 घंटे के बाद तो मेरे हाथ में इतना दर्द हो जाएगा कि मैं कुछ और लिख ही नहीं पाऊंगा। तो इस लेवल से आगे तो नहीं जाएंगे हम, 5 घंटे से आगे तो नहीं जाएंगे हम। 5 घंटे तक ऑपरेट करेंगे कि जब अगला दिन आएगा 5 घंटे के बाद तो मेरा हाथ रेस्ट ले लेगा एंड मैं वापस इस लेवल से स्टार्ट कर सकता हूँ। डिफरेंस समझ में आया? मैंने जो आपको फर्स्ट एग्जांपल असाइनमेंट वाला दिया वो मैंने आपको अलग तरीके से दिया कि आपको लगे कि आपका ये फर्स्ट फेज रेलेवेंट है। जो प्रोडक्शन वाली बात करी, एफिशिएंसी में डिक्रीज हुआ, मान लिया, बट टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। कौन सी कंपनी होगी जो बोलेगी कि मैं 100 ही प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, 120 नहीं। हर कोई चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ऑब्वियसली हर कोई ये भी चाहेगा कि एक बंदे का आउटपुट सबसे ज़्यादा हो, बट टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कुछ लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, क्या कर सकते हैं। अगर ये भी 10 हो जाती है तो ये 150 आ जाएगा। ठीक है, बट एक बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैं टोटल प्रोडक्शन के साथ तो वो नहीं कर सकता ना। सर मैं हाफ आवर रोज बढ़ा कर काम करूँगा, एपी बन जाएगा। सिद्धार्थ टेढ़ी मेढ़ी बातें मत करो। समझ में आया फर्स्ट फेज सेकंड फेज? कोई और एग्जांपल अगर समझ ना आया हो तो बताओ, एक और एग्जांपल से भी समझा सकते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट फेज सेकंड फेज मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज बेनिफिशियल बताने का बस रीज़न ये था कि आप बस हर बात को एग्री कर लेते हो जो भी मैं बोलता हूँ। एक और एग्जांपल, अच्छा सिद्धार्थ, आपको वेट लिफ्टिंग वगैरह का शौक है ना? आप जिम गए, आपने डंबल्स उठाने स्टार्ट करे, मान लो आप 1 आवर तक वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, कर सकते हो आराम से। आप स्टेमिना आपका इंक्रीज होगा कि आप हर बार थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज करो, थोड़ी हैवी एक्सरसाइज करो जितना आपने पहले करा था, जितना आपने प्रीवियस डे पर करा था, नेक्स्ट डे पर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा करो, थोड़ा सा हैवी करो काम, तो आपका स्टेमिना बिल्ड होता रहेगा एंड धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करोगे। बट वो जो आप प्रोग्रेस कर रहे हो वो उस लेवल तक ही तो करोगे जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आप अगले दिन आ ही ना पाओ। आपने 1 घंटे काम करा, 1 घंटे वेट लिफ्टिंग करी, बहुत अच्छे से करी, अच्छे से। आपने उसके आधे 1 घंटे, मान लो 1 घंटे आपने रनिंग करी, बहुत अच्छे से करी। उसके बाद आपने आधे घंटे और रनिंग करी,
आधे घंटे रनिंग करी तो आप ऑब्वियसली पहले जितना 1 आवर में करा उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट स्टिल यू विल ट्राई ना कि मैं हाफ आवर और रनिंग कर लूँ, मेरा स्टेमिना बिल्ड होगा। तो आपने आधा घंटा और रनिंग करी, आप इस लेवल पर पहुंचे, एंड वो 1.5 घंटे के बाद आपने छोड़ दिया कि मैं अगर इसके बाद 1 मिनट और भागा तो मैं अगले दिन प्रैक्टिस ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देना था, मैंने दे दिया। एक्सेप्शन वाली कोई बात नहीं सिद्धार्थ इसमें। सबको सबको क्लियर है? फेज 1 फेज 2 विल बी मोर रेलिवेंट फॉर अ फर्म, क्योंकि हमारी टोटल प्रोडक्शन उसमें बढ़ जाती है। हाँ, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी फेज 2 में होगी, दैट्स वाई। और ऐसा मत सोचना कि एफिशिएंसी कम मैंने बोला है तो इतनी कम कर दो कि टोटल प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है मान लिया, बट टोटल प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। सेकंड फेज का मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम हो रहा है, मतलब एक बंदा थोड़ा कम सामान बना रहा है बट इतना कम भी नहीं कि टोटल प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। टोटल में तो इंक्रीमेंट हो ही रहा है। ठीक है, तो स्टेज 3 एंड बाकी जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप मैंने फिर भी आपको सॉर्ट ऑफ बता दिया, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है वो भी डिस्क्राइब करेंगे, थर्ड फेज क्या होता है वो भी एक बार देखेंगे, और टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में एक्चुअल रिलेशन क्या होता है। अभी हमने सिर्फ 2 फेजेस कवर करे हैं, इनके बीच का रिलेशन भी देखना है कि क्या क्या रिलेशन होता है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे। किसी को कुछ डाउट हो, कोई एग्जाम्पल समझना हो, कोई लाइन समझ ना आई हो, इतना भी ज़्यादा इजी टॉपिक नहीं है कि आप पढ़ो और हो जाए। इसके अंदर का कंटेंट जो है वो पढ़ना, कोई लाइन समझ में नहीं आती तो बता देना, उसको और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय।